एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठाकर। आज अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज़ अपना टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारे जानने के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो टाइम ऑफ सप्लाई जब मेरे को पता चल जाता है तो मेरे को एक पॉइंट पता चल जाता है कि जिस टाइम पे मेरा लाइबिलिटी टू पे द जीएसटी अराइज होता है। इसी में एग्जांपल लेते हैं, एकदम बेसिक एग्जांपल कि अगर मान लो कि कोई मेरी लाइबिलिटी यानी कि मेरी टाइम ऑफ सप्लाई अगर वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी हो रही है जहाँ के अप्रैल के किसी महीने में खड़ी हो रही है, तो अप्रैल महीने का ड्यू डेट क्या होता है पेमेंट का। अप्रैल का जो GSTR 1 होता है, अप्रैल का जो GSTR 3 भी होगा, वो अपने कब पेमेंट करते हैं? अपने मई में जाके पेमेंट करते हैं। तो मई में अपने GSTR 1 फाइल करेंगे, मई में जाके अपने GSTR 3 भी फाइल करेंगे, ठीक है। और वो किस महीने का फाइल करेंगे? अप्रैल से रिलेटेड फाइल करेंगे। तो अप्रैल के महीने में जब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तो वही डिसाइड किया कि मेरे को पेमेंट उसका कब करना है, मई में जाके करना है। मई के 20 तारीख तक अपना पेमेंट होता है, जो अपना लास्ट डेट होता है GSTR 3B का। सो अकॉर्डिंगली जब अपने को टाइम ऑफ सप्लाई पता चलती है तो अपने को वो महीने का तारीख पता चलता है कि जिस तारीख में अपने या जिस मंथ में अपना पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी टू पे द टैक्स अपना अराइज होगा, और जिसके वजह से डिसाइड होगा कि फर्दर अपने को पेमेंट एक्चुअली करना कब है। सो टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को यहाँ पे पेमेंट डेट अपना पता चल रहा है कि मेरा लाइबिलिटी टू पेमेंट कब अराइज होगा। इसके बाद अपना आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ रिलेवेंट डिफिनेशंस है जो आपको पढ़ने के हैं। जैसे कि आता है एसोसिएट इंटरप्राइजेस। एसोसिएट इंटरप्राइज क्या होता है कि जैसे कि वो इंटरप्राइज जो इंडिया पे नहीं है, वो कंट्री के बाहर है, ठीक है, और वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएरीज के द्वारा, या किसी इंटरमीडिएरीज मतलब क्या होगा, कोई या तो अनदर पर्सन हो सकता है या फिर कोई अनदर कंपनी हो सकती है, जिसके थ्रू वो मेरे को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, या तो खुद वहाँ पे उनका कैपिटल यहाँ पे मेरे पास है। जैसे मान लो यहाँ पे XYZ इज़ द कंपनी, इंडिया पे यहाँ पे XYZ इज़ द कंपनी, और यहाँ पे है ABC। तो ये इसमें मेरे को होल्ड करिए कोई ना कोई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। तो वो इस टाइप से मेरे को कंट्रोल करिए, या फिर उसका मैनेजर और मेरा मैनेजर सेम है, वहाँ का जो ओनर है वही हम भी ओनर है। तो इस वे से एसोसिएट इंटरप्राइज ये आता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि भाई मेरा यहाँ पे इंडिया पे अपनी आउटसाइड इंडिया पे मेरी कोई सब्सिडरी है, ठीक है, या फिर वहाँ मेरा होल्डिंग कंपनी है बाहर पे, तो वो हम लोग दोनों क्या हो गया, एसोसिएट इंटरप्राइज। सेकेंड इज अपना डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज द रिटन फॉर्मेट, प्रिंटेड फॉर्मेट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होता है। फिर गुड्स और सर्विसेज का अपने डिफिनेशन ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में देख ही लिए थे। फिर आते हैं वाउचर। तो वाउचर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मेरे को एक पास दिया हुआ है, ठीक है, एक डिस्काउंटेड पासेस। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, अपने रिलायंस में जाते हैं, तो रिलायंस में जब अपने परचेजिंग करते हैं, कोई एक लिमिट के क्रॉस हो जाता है, तो वो लोग हम लोग को वाउचर देते हैं कि आप नेक्स्ट परचेजिंग करोगे ना यहाँ पे, तो आपको 500 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिलेगा ये वाउचर को यूज़ करोगे तो उसके अंदर ना एक टाइम लिमिट होता है कि आप उसको 1 जून तक ही अप्लाई कर सकते हो। आप फर्दर जो परचेज़ करोगे, ऐसा नहीं कि आप 1 रुपये का परचेज़ किया आपको 500 का डिस्काउंट है, आपको वहाँ पे दे देता है कि 1000 का परचेज़ करो या 1000 से ऊपर परचेज़ करो तो आपको 500 का डिस्काउंट वहाँ पे अलाउड हो जाता है। अब वन बाय वन अपने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में अलग होता है, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में अलग होता है। तो गुड्स का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट, एंड 13 इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विसेज। सो वन बाय वन अपने पहले गुड्स को कवर करते हैं, फिर अपने सर्विसेज को कवर करेंगे। फर्स्ट जो अपना डिफ़ॉल्ट टाइप का सेक्शन है, बस ये इतना ही बोल रहा है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स इन टर्म्स की जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, तो वहाँ पे जो अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वही अपना गुड्स का पेमेंट वहाँ पे लायबिलिटी टू पे द टैक्स अराइज होगा। वो बेसिक बात जो अपने पहले ही डिस्कस किए थे, लायबिलिटी टू पे द टैक्स अराइज कब होती है, जब अपना टाइम ऑफ सप्लाई पता चलता है। तो गुड्स के केस में डिक्लेरेशन कहाँ पे दिया हुआ, ये चीज़ बात 12 का 1 पे, यही चीज़ फिर 13 का 1 पे दिया रहेगा कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई अगर सर्विसेज का पता चल जाता है तो लायबिलिटी टू पे द टैक्स वहाँ से अराइज हो जाती है।
बस एकदम सिंपल जो बेसिक बात है। मेन सेक्शन यहाँ से चालू होता है 12 का 2। ये क्या बोलता है कि जहाँ पे अपना फॉरवर्ड चार्ज है, आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम दोनों मैंने अच्छे से कवर किया जो अपना चार्ज ऑफ जीएसटी सब्जेक्ट है, ठीक है। बेसिक बात ये है कि एफसीएम में क्या होता है कि सप्लायर इज लाइबल टू पे द टैक्स, और जहाँ पे आरसीएम है वहाँ पे क्या होता है, रिसिपेंट इज लाइबल टू पे द टैक्स। सो अपना जो फॉरवर्ड चार्ज जब भी होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलेंगे, जहाँ पे डेट ऑफ इन्वॉइस होगा या तो ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस, विच एवर इज अर्लियर हो जाए वही अपना हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वॉइस तो चलो समझ में आता है कि क्वेश्चन में दे देगा आपको इन्वॉइस का डेट ये है, बट टाइम ड्यू डेट ऑफ इशू द इन्वॉइस ये आपको कैसे पता चलेगा। ये आपको नीचे अपना सेक्शन 31 दिया हुआ है, जिसके बेसिस में अपने को पता चलेगा कि ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस अपना क्या होता है। सो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सेक्शन 31 ये बोलता है कि ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस क्या होता है, जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, कि मैंने किसी को सामान देना है। अब ऐसा हो सकता है कि इस टाइप का है कि मेरे को कोई पार्टी कॉल करके बोलता है कि मेरे को 1000 पेटी ग्लूकॉन डी का भेज दो, ठीक है। तो अब मेरे को झारखंड से उसको बेचना है वेस्ट बंगाल पे, तो मैंने वेस्ट बंगाल पे जाके मूवमेंट को एंड किया, मैंने झारखंड से उठवाया और जाके वेस्ट बंगाल पे उसके जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वहाँ जाके वो गुड्स उसको थमा दिया। या तो दूसरा हो सकता है कि वो बंदा बोल रहा है कि तू बस निकाल के रख, मैं आ रहा हूँ, तो वो वेस्ट बंगाल से मेरे पास आएगा और यहाँ पे मेरे पास जो आइटम्स पड़े हुए, जो मेरा 1000 पेटी पहले से निकला हुआ है, मैंने तैयारी करके रखा है, वो यहाँ से ले जाएगा। तो दोनों ही केस हो सकता है। एक केस है जहाँ पे काउंटर केस है, ओवर द काउंटर वो आएगा, कलेक्शन करेगा, चला जाएगा, और दूसरा केस है जहाँ पे रिमूवल है डिस्पैच के द्वारा, कि मैंने यहाँ से डिस्पैच कर दिया, अब तू समझ। तो जब डिस्पैच हो जाएगा, जो फर्स्ट केस था जिसमें अपने डिस्पैच कर रहे थे, तो जब भी अपने डिस्पैच किए, रिसीविंग से मतलब नहीं है, जब भी अपने डिस्पैच किए तो वो वाला टाइम, और जब सेकेंड वाला केस जहाँ पे उसने मेरे से कलेक्शन ले लिया, तो अब गुड्स यहाँ से मेरे दुकान से चला गया, तो वो वाला टाइम, ठीक है। कलेक्शन के टाइम पे वो वाला टाइम जब कलेक्ट हो गया, और जब डिस्पैच करना था तो डिस्पैच वाला टाइम, वो हो जाएगा ड्यू डेट, जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व था। सेकंड आता है कि सेल अप्रूवल बेसिस में करते हैं, जैसे कि मिंत्रा इज़ द बेस्ट एग्जांपल, कि जब भी अपने कोई गुड्स को ऑर्डर करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अपने को रिप्लेसमेंट का एक टाइम दिया रहता है कि अपने इसको रिप्लेस कर सकते हैं 7 दिन के अंदर, एग्जाम्पल में 7 दिन। तो कभी कभी ये रिप्लेसमेंट टाइम हो सकता है कि अपने को 6 महीने का भी मिल जाता है, या 6 महीने के और कम का पीरियड होगा, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है कि या तो सामने वाला पार्टी ने अप्रूवल मेरे को कर दिया, या तो फिर 6 महीना बीत गया, गुड्स का रिमूवल के बाद गुड्स का डिस्पैच हो गया था या गुड्स उसने कलेक्ट कर लिया था, वहाँ से 6 महीना बीत गया, तो उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर डेट आ जाए विच एवर इज़ अर्लियर, वो हो जाएगा अपना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में, कि वहाँ पे अपना ड्यू डेट अराइज हो जाएगा इनवॉइस इशू करने का। फिर आता है जहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। तो कंटिन्यूअस के केसेस में दो यहाँ पे डिफिनेशन अलग है, गुड्स के केस में अलग है, सर्विसेज के केस में अलग है कंटिन्यूअस सप्लाई। इसको ध्यान से समझो। जहाँ पे कि आपको बोल दे कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट है बना हुआ है, ठीक है, ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं आपको कंटिन्यूअस बेसिस में सप्लाई ऑफ गुड्स दूंगा या तो सप्लाई ऑफ सर्विस देता रहूँगा, और इसमें आपको इन्वॉइस भी इशू किया जाता है पीरियोडिकल मैनर में, पेमेंट भी पीरियोडिकल मैनर में होता है। ये सारे डिफिनेशंस एकदम बराबर है, चाहे आप गुड्स ले लो चाहे आप सर्विसेज ले लो। बट सर्विस के केस में एक चीज़ एडिशन में दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपको सर्विस देने का, कंटिन्यूअस वे पे देने का, वो आपका 3 महीना एक्सीड करेगा, तब उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस में हम सामान भेजते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप पेमेंट करते रहोगे, स्टेटमेंट ऑफ आपका इन्वॉइस या स्टेटमेंट आपको भेजते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा ड्यू डेट इन्वॉइस का क्या हो जाता है, या तो पेमेंट या तो स्टेटमेंट,
विच एवर इज अर्लियर इज द ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस। तो यहाँ पे इनवॉइस पे ही जोर देना है अपने को। पहले तो अपने को ड्यू डेट पता होना चाहिए, तब अपने इनवॉइस का वो ड्यू डेट पता कर पाएंगे और उसके बेसिस में अपने डिटरमाइन कर पाएंगे कि 12/2 में जो अपना फॉरवर्ड चार्ज है उसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई वो कब हुआ। तो आपको प्रायोरिटी बेसिस में इसको पहले कंप्लीट करना है, तभी आप 12/2 भी सॉल्व कर पाओगे। सो जब अपने को ड्यू डेट पता चल गया तो अब अपना टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा कि डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि मैंने पेमेंट पहले ही कर दिया, इनवॉइस इशू होने से पहले या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से पहले इशू कर दिया, ठीक है, तो उस केस में एडवांस रिगार्डिंग द गुड्स के केस में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि अगर मेरे को एडवांस मिला है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एडवांस इन द टर्म्स ऑफ अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कटम क्रॉस करके आगे बढ़ जाना, वो डेट अपने रिलेवेंट है ही नहीं। बट वो कब रिलेवेंट बनेगा, ये जो केस अपने पढ़े ना, दैट इज़ अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम का केस था। कॉम्पोजिशन स्कीम यहाँ पे कवर नहीं करता, लेकिन जो अपना ऑक्शनेबल क्लेम्स है जो जीएसटी के परव्यू के अंदर है, फिर जो अपना नॉर्मल स्कीम का बात है वो सब इधर कवर करेगा, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम कवर नहीं करेगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में क्या हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे ये कवर करता है। बोल रहा है कि डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस या तो डेट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अपने को कभी भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा जहाँ पे बोलेगा कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है बाहर, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो अपने हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो हमारे को ये वाला बात पूछ रहा है। अगर कभी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में उसको पूछना होता है तो वो अलग से पूछता है क्वेश्चन, तब अपने यहाँ पे इस चीज़ में क्लैरिटी देंगे, ठीक है। अदरवाइज व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन कि आपको एज्यूमिंग कि वो अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है। इसके बाद अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे आरसीएम का केस है। तो आरसीएम के केस में क्या बोलता है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। आरसीएम में तो रिसीवर पे करता है, यहाँ पे गुड्स जो पेमेंट होता है जीएसटी का वो रिसीवर करता है। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि जब मेरे को सामान मिला, या तो फिर जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, या तो फिर 31st डे लेना है फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस से। अब ये तीनों में से विच एवर इज अर्लियर हो जाए वही हो जाएगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे पढ़ने में आपको लग रहा है कि बाप रे क्या है, बट एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो, आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसीवर को रिसीव करना है गुड्स, ठीक है। वहाँ पे इशू करने से कोई ठिकाना नहीं है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने को रिसीव करना है गुड्स, क्योंकि अपने को पेमेंट चाहिए, यहाँ पे अपने को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जब अपने को गुड्स रिसीव हुआ, जब अपने पेमेंट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट अपने किए हैं, तो ये जो पेमेंट वाला क्लैरिटी वो मैं नीचे दी हुई हूँ। तो अभी बस इतना याद रखो कि जो डेट ऑफ पेमेंट निकल के आएगा वो या तो फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, या तो जो इनवॉइस का डेट होगा उसको कटम क्रॉस कर देना, वो मेरे रिलेवेंट नहीं है। जब अपना आरसीएम का केस है, अपने को क्या रिलेवेंट है कि इनवॉइस डेट से अपने को 31वां डे निकालना है। मतलब एग्जैक्ट क्या करना कि अगर मान लो 1 तारीख दिया हुआ है तो उस 1 तारीख में पहले 30 डेज को प्लस करो तो 31 निकल के आ जाएगा। अब 31 के बाद 31 डिनोट्स की यहाँ पे 30 डेज ऐड कर लिया गया, जस्ट उसका नेक्स्ट डे जो होगा वही अपना 31वां डे निकल के आएगा। तो वो अपने को ये लेके लेना है। तो वहाँ पे विच एवर इज अर्लियर दैट बिकम्स माई आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, ये अपना सर्विसेज के केस में भी यही लगेगा, चाहे गुड्स का केस हो तब भी यही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेट ऑफ पेमेंट अपना लाइबिलिटी डिनोट करता है कि अपने को पेमेंट, अपने को सबसे पहले देखना है कि लाइबिलिटी किसके ऊपर आती है। डेट ऑफ पेमेंट जब भी अपने देख रहे हैं तो लाइबिलिटी किसके ऊपर है। अगर वो एफसीएम का केस है तो वो तो सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी टू पेमेंट यहाँ पे अराइज होती है। तो सप्लायर पेमेंट कैसे करता है, सप्लायर तो भैया रिसीवर से पैसा लेगा, कलेक्ट करेगा जीएसटी, और वो जाके गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करता है। लेकिन जब आरसीएम का केस होता है तो आरसीएम में क्या होता है कि रिसीवर इज लाइबल टू पे द टैक्स। तो इन सच ए केस में रिसीवर डायरेक्टली जमा करता है गवर्नमेंट को।
सो सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट जब भी आप देखोगे आपको ये देखना है कि ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है कि आपका रिवर्स चार्ज का केस है। अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो मेरे को सप्लायर से मतलब है, तो मेरे को सप्लायर का थिंग्स देखना है, ठीक है। और जब अपना RCM का केस है तो अपने को रिसीवर देखना है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि जहाँ पे R है RCM है, जहाँ पे R है वहाँ पे रिसीवर का देखना है, और बाकी अदर केस में FCM में सप्लायर का देखना है। क्या देखना है? एंट्री इन द बुक्स या तो क्रेडिट इन द बैंक। यहाँ पे एंट्री इन द बुक्स या डेबिट इन द बैंक। भाई रिसीवर तो पेमेंट ही करेगा ना, तो उसके बैंक खाते में डेबिट होगा, और सप्लायर को रिसीव होगा पैसा, और वो जाके जब बाद में जाके पेमेंट करेगा GST का, तो वहाँ पे उसके खाते में क्रेडिट होगा। तो एंट्री या तो डेबिट क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर हो रहा है, दैट इज द ड्यू डेट अपना पेमेंट का निकल के आएगा। इसके बाद 12 का 4 जो अपना वाउचर वाला केस था आपने देख रहे थे। तो ये अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है कि जो मैंने वाउचर आपको मिला है, ठीक है, तो वो वाउचर में लिखा हुआ है, ये वाउचर में कि आप सिर्फ यहाँ पे रिलायंस में ही जाके आप उस रिलायंस में भी बेल्ट सेक्शन में जाके सिर्फ बेल्ट ही खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिफाइबल गुड्स का भी चीज़ पता है, आपको वो भी पता है कि आपको किस पर्टिकुलर शॉप में जाके खरीदना है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एक वाउचर दे दूँ और उसमें बोलूँ कि आप कोई भी गुड्स खरीद सकते हो, और ये पर्टिकुलर स्ट्रीट है, इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में जितना भी आपका दुकान दिख रहा है उसमें से किसी में भी जाके खरीद सकते हो। आप हल्दीराम भी जा सकते हो, आप किसी और अनदर जगह भी जा सकते हो, KFC जा सकते हो, और बाकी जो भी कैफ़ेज़ होंगे वहाँ पे सब जगह जा सकते हो, और ये फूड वाउचर हर जगह वैलिड है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी अपने को नहीं पता है कि वो बंदा कहाँ पे जाके कौन सा फूड आइटम लेगा, वो भी अपने को नहीं पता चल रहा है। तो जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है और एक जगह है जहाँ पे सर्टेनिटी है, तो जब बोलते हैं कि अगर आपको आइडेंटिफाइबल सप्लाई है, अगर है मतलब वहाँ पे सर्टेनिटी, आपको पता है कि वो वही गुड्स को जाके परचेज कर पाएगा इस वाउचर के द्वारा, तो जब वो वाउचर इशू हुआ उसी दिन अपने को इशू डेट ही हो जाएगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बट जहाँ पे अपने को सर्टेनिटी नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब वो बंदा एक्चुअल में जाके रिडीम करेगा, ठीक है, वो एक्चुअल में जाके जब वो सामान परचेज करेगा, फूड आइटम था तो फूड आइटम वो एक्चुअल में जाके वहाँ पे परचेज करेगा, तो दैट बिकम्स द रिडीम डेट बिकम्स द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज अपना रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस में अपने क्या बोलता है कि जहाँ पे अपने रेगुलर रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो अपने को मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें अपने देखना है कि अपने को जब रेगुलर रिटर्न्स फाइल कर रहा है वही हो जाएगा अपना डेट ऑफ रिटर्न, अपना टाइम ऑफ सप्लाई। बट अदर केसेस में अपना क्या हो जाएगा, जब भी अपने GST पे करेंगे तब अपना टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स हो जाएगा। तो रेसिडुअल केसेस में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्लैरिटी के बेसिस में रखना है कि भाई अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया कि आपको इनवॉइस भी नहीं दिया हुआ है, प्रोविजन ऑफ जो अपने गुड्स दिए हैं वो भी आपको नहीं दिया हुआ है कि मान लो कि सच में मूवमेंट कब हुआ गुड्स का, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपने को इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ अपने को पता है कि रिटर्न का अपना डेट क्या है, तो अपने उसी दिन को डाल देंगे अपना रिटर्न का डेट में ही टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स, ठीक है। वो एकदम अलग से एकदम केस है। या तो अदर केसेस में वो भी नहीं पता है, रिटर्न का टाइमिंग वाइमिंग भी नहीं पता है, तो जब भी अपने GST का पेमेंट करता है वो अपना हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर स्पेशल केसेस को जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि मेरा और जो मान लो कि मैंने सप्लायर है, सामने वाला रिसीवर है, सो जो सप्लायर और रिसीवर है इसके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि मैं तुमको सामान दूंगा, तुमको मेरे को पेमेंट करा 1 महीने के अंदर ही, अगर तुमने डिले किया तो मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट लगा दूंगा, मान लो कि 10%। तो वही केस हुआ कि रिसीवर मान लो कि डिले करता गया तो हम उसमें इंटरेस्ट चढ़ाते गए, तो बाद में जब हम उससे कलेक्शन किए तो हम उससे इंटरेस्ट के साथ कलेक्शन किए। तो यहाँ पे लॉ ये बोलता है कि ये जो इंटरेस्ट एलिमेंट है ये तो चलो ठीक है, एक एग्रीमेंट हो जाता है और बहुत सा चीज़ है, लेकिन जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, सामने वाला बंदा जब तुमको वो कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट नहीं दे रहा है तो तुमको इंटरेस्ट का पेमेंट कहाँ से देगा भाई। तो लॉ यही बोलता है कि भाई तब तुम सच में जब तुमको वो इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा तभी तुम उसको डिक्लेयर करना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जहाँ पे अपना इंटरेस्ट या पेनल्टी का पेमेंट अपने को रिसीव होगा तभी अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे अराइज होगा।
इसके बाद अपने सर्विसेज से पहले अपने कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, क्योंकि अभी तो आपको पढ़ के लग रहा होगा बाप रे ये क्या समझ में नहीं आ रहा। तो जब अपने एग्जांपल्स करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, तो अपने को बहुत अच्छा से क्लैरिटी मिलेगी। ये सारा चीज़ जो भी है वो अपने वही वो नोट से कवर हो गया, वही चीज़ का ये एक्सप्लेनेशंस है, तो आपको घबराना नहीं है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल से बताई है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, कि जहाँ पे गुड्स के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया रहता है। अब अपने इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, पहले वो समझने का अपने को, गुड्स है कि सर्विसेज है। उसके बाद अपने को समझने का कि ये फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज है, पहले तो वो आपको क्लियर करना है। फिर आपको वही पर्टिकुलर जगह पे जाओ, उसको समझो, उसको याद करो, और फिर आपको रिस्पेक्टिव जो आपको लगाना है वो लगाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक मशीन को सप्लाई किया जा रहा है एट द साइट। मशीन इज क्या, गुड्स है। तो गुड्स को यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है एट द साइट। इट इज़ डन सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर एंड असेंबलिंग एट द मशीन को एट साइट पे जाके। तो हम लोग यहाँ पे मशीन का पार्ट्स एज अ गुड्स हम उसको सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ जाके फिर जाके असेंबल करेंगे। द डिटेल ऑफ द वेरियस इवेंट्स अपने को दिया हुआ है कि अपने को परचेज का ऑर्डर मिला, उसी टाइम पे मेरे को 50,000 का पेमेंट हो चुका था। जब अपने गुड्स के साथ डीलिंग करते हैं तो अपने को पेमेंट से कोई लेना देना है नहीं है। फिर इज रिसीव फॉर द मशीन वर्थ 12 लाख का। तो अपने को परचेज ऑर्डर मिला था 12 लाख का, ये कब मिला, 17 सितंबर। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो इन्वॉइस चाहिए और अपने को ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस चाहिए। एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब एंट्री भी चला गया। इसके बाद द मशीन इज असेंबल किया गया, टेस्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया बाय द बायर। तो एक्चुअल में गुड्स की डिलीवरी कब हुई, 20 अक्टूबर को जाके हुई। तो इसी दिन इशू ऑफ इन्वॉइस हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अपने को 20 अक्टूबर इज द ड्यू डेट ऑफ द इन्वॉइस, लेकिन एक्चुअल में इन्वॉइस कब रेज हुआ जाके, 23 अक्टूबर। सो 23 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे इन दोनों में 20 अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे मैंने और एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि अगर मान लो कि ये यहाँ पे लिख देता, लिख के बोलता कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम है, यहाँ पे तो नहीं बोला। तो यहाँ पे एग्जाम जो है ना, यहाँ पे सॉल्व करा है, देखो यहाँ पे 20 अक्टूबर ही ले रहे हैं, और ये पूरा अमाउंट आपका पूरा का पूरा ये जो 12 लाख है वो आपका टैक्सेबल बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम पे 20 अक्टूबर को ही। आपको पेमेंट कभी भी रिसीव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। गुड्स के केस में कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट जब भी आपको रिसीव होगा, जब भी आपने पेमेंट किया, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोल के लिखता कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है, तो उस केस में क्या करते, कॉम्पोजिशन स्कीम में अपना क्या क्या था, अपना पेमेंट डेट भी वहाँ पे रेलिवेंट था, ठीक है। वहाँ पे 3 डेट्स थे। तो देखो यहाँ पे डेट ऑफ इन्वॉइस भी था, ड्यू डेट के साथ फिर पेमेंट भी डेट था, और तब जाके विच एवर इज अर्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, अपना ड्यू डेट तो अपना 20 अक्टूबर निकला था, वही लिख देंगे। फिर अपना इन्वॉइस का डेट 23 अक्टूबर था, वही लिख देंगे। फिर अपना पेमेंट डेट भी होता। तो यहाँ पे पेमेंट डेट 2 टाइप का है। एक तो 50,000 का पेमेंट अपने 17 को ही कर दिए, और दूसरा अपने पेमेंट कब किए, 11/50 का अपने किए 4 नवंबर को जाके, ठीक है। तो 17 सितंबर को जब अपने पेमेंट किए, तो पेमेंट वाला डेट वो भी फॉरवर्ड चार्ज कब लेते हैं, जब अपना एंट्री या तो क्रेडिट होता है इन द बुक्स। तो अपना क्रेडिट इतना हो गया, एंट्री भी इसी दिन मर गया। तो यहाँ पे 17 सितंबर इज द डेट 50,000 के लिए, और 11 जो अपना 1150 जो अपने पेमेंट किए 4 नवंबर को, उसके लिए क्या हो जाएगा, एंट्री 17 को ही मर गया था, और अपना 4 नवंबर को जाके एक्चुअल में क्रेडिट हुआ है वो बैलेंस अमाउंट। तो इसमें से भी विच एवर इज अर्लियर में कोइंसिडेंटली यहाँ पे 17 सितंबर ही आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट फॉर 12 lakhs अपना 17 सितंबर इज द डेट। तो वहाँ पे विच एवर इज अर्लियर ये तीनों में हो जाता, ठीक है। उस केस में अपना क्या हो जाता, 17 सितंबर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता। गॉट इट। तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि गैस का सप्लाई किया जा रहा है। गैस सप्लाई का मतलब क्या है कि अपने को कंटिन्यूअस बेसिस में गैस का सप्लाई होता है। तो देखो जैसे बड़ा बड़ा सिटीज़ में क्या होता है कि पाइपलाइन के द्वारा गैस का सप्लाई होता है। तो वहाँ पे वो गैस का टंकी नहीं आता है,
आप पाइपलाइन के द्वारा जितना आपको गैस का यूज़ करना आप कर सकते हो। उसके बाद महीने के एंडिंग में आपको बिल थमाया जाता है, आपको स्टेटमेंट बताया जाता है कि आपका ये पेमेंट इतना बना। ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिसिटी की जैसा है कि आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, फिर जाके आपको महीने के एंडिंग में आपको वो पर्ची दिया जाता है कि आपका ये खर्चा निकला, आपने इतना जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है तो आपका ये बिल पेमेंट आया। तो इस टाइप का समझो। तो कंटिन्यूस बेसिस में आपको पहले तो गुड्स दिया जा रहा है, फिर एक पीरियोडिक बेसिस में आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि आपका ये पेमेंट बनता है, फिर आपको बोला जाएगा कि इस डेट तक आपको पेमेंट करना है। तो यही चीज़ है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का सप्लाई है पाइपलाइन के द्वारा, सप्लाई इज मेड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे रिलेवेंट नहीं है। ये कब रिलेवेंट होता है? जब अपना सर्विस वाला केस होता। तो मंथली पेमेंट आर टू बी मेड, रिसिपेंट मंथली पेमेंट कर रहा है, सामने वाला मंथली पेमेंट कब कर रहा है? 5 जुलाई को कर रहा है, फिर 5 अगस्त को कर रहा है, फिर 5 सितंबर को कर रहा है। 2-2 लाख रुपया ईच मंथ में जाके पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस के केस में अपना टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? वही चीज़ था कि अपना इन्वॉइस डेट या तो ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस। ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस अपना क्या था इस केस में? कंटिन्यूस का केस में ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस था या तो अपने पेमेंट कर दी या तो अपना स्टेटमेंट आ गया। तो जनरली क्या होता है, जब अपने पेमेंट करते हैं तब अपने स्टेटमेंट के साथ ही ना पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे समझने का कि जब अपने पेमेंट किए हैं वही अपना ड्यू डेट बन गया और वही अपना इन्वॉइस डेट बन गया, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यही अपने बन गया। तो 2 लाख के लिए, पहला 2 लाख के लिए 5 जुलाई, फिर जो दूसरा 2 लाख अपने पे किया उसके लिए 5 अगस्त, फिर तीसरा 2 लाख के लिए 5 सितंबर। ये हो गया अपना टाइम ऑफ सप्लाई कंटिन्यूस गुड्स के केसेस में। फिर अपना यहाँ पे क्वेश्चन है कि बजरंग प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू सप्लाई कर रहा है गुड्स को, गुड्स यहाँ पे सप्लाई हो रहा है टू भागीरथी प्राइवेट लिमिटेड फॉर 1,50,000 23 जून में सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट डे को जाके गुड्स का रिमूवल हुआ है, नेक्स्ट डे को जाके, नेक्स्ट डे कब है? 24 जून। तो उस दिन अपना गुड्स का रिमूवल हुआ है, यानी कि वो अपना ड्यू डेट बन जाएगा। अब अपने देखेंगे इन्वॉइस का डेट कब है। सो इशू द इन्वॉइस ऑन 25 जून। सो 25 जून या तो फिर अपना 24 जून, विच एवर इज अर्लियर दैट इज 24 जून इज द आंसर। यहाँ पे 24 जून आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हनुमान प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू सप्लाई द टॉयज टू गंगा प्राइवेट लिमिटेड फॉर 150 23 जून, और नेक्स्ट डे फिर से वही बोल रहे हैं कि अपने रिमूवल किए हैं। तो अपने रिमूवल किए 24 जून को, तो उस दिन अपना रिमूवल है, उसी दिन अपना ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस हो जाता है। फिर अपना यहाँ पे दिया हुआ है इन्वॉइस है 25 जून का, तो इन्वॉइस अपना 25 जून है, ये और ये विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अपना हो जाएगा 24 जून इज द आंसर। बट अपने को यहाँ पे क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको क्या बोल रहे हैं कि आपने पेमेंट किया 50,000 उस टाइम, फिर आपने 1 लाख का पेमेंट किसी और टाइम किया है, अब आप बताइए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स के केस में मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको पेमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, आपको सिर्फ इन्वॉइस देखना है। इन्वॉइस या तो इन्वॉइस का जो ड्यू डेट है अपने को उसी में अपने को आगे बढ़ना है। तो इन्वॉइस का ड्यू डेट या तो इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर दैट इज द आंसर अपना 24 जून। फॉर 1 लाख का पेमेंट कभी भी करो, 50,000 का पेमेंट कभी भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, आंसर विल बी सेम। अब अपने और इलस्ट्रेशंस है। टाइम ऑफ सप्लाई अपने को बताना है। अपने क्या किया, सप्लायर इन्वॉइस कर रहा है गुड्स का, सप्लायर इन्वॉइसेस द गुड, जो अपना आरसीएम वाला है। तो एक बार अपने आरसीएम फिर से एक बार कवर कर लो, ठीक है। आरसीएम में क्या था, रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट, या तो अपना जो इन्वॉइस का डेट था वहाँ से 31वां डे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इन्वॉइस जो इशू हुआ दैट इज़ द 4 में। अब इसमें डेट कैसे कैलकुलेशन होगा, मई में कितना दिन होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 होता है, मई में हो जाता है 31, ठीक है। तो 31 सबसे पहले ये लिखे, माइनस कौन सा डेट तो पहले दिया हुआ है, इन्वॉइस का डेट है 4 में, पहले उसको हटा दो, तो 4 हटा दिए, यानी कि 27 डेज अपने को मई में बचा हुआ है, ठीक है। तो अपने को पहले तो 30 कैलकुलेट करना है, तो -30 करेंगे तो कितना होगा, 3 दिन और मेरे को मिलेगा। मई के बाद अपने को मिलेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो अब जून का 3 तारीख तक अपना 30 डेज कवर हो गया। अब 30 डेज के बाद 31st डे
3 जून के बाद 31st डे कब हो जाएगा, एक दिन और, यानी कि 4। तो 4 इज द अपना 31st डे। इस टाइप से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको क्लैरिटी वाइज अभी बताया, बार बार ये पूरा नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली निकला हुआ है हर जगह, तो वो मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपका निकाल के रखा हुआ है। इसके बाद अपना क्या है कि वहाँ पे अपने को यहाँ पे इन्वॉइस डेट से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इन्वॉइस डेट से फ़र्क पड़ेगा नहीं, इन्वॉइस का 31st डे से फ़र्क पड़ेगा। तो ये अपना 31st डे हो गया। फिर अपने रिसीव किए हैं 12 मई को, ये डेट से फ़र्क पड़ेगा। तीसरा अपने को कौन सा डेट चाहिए, पेमेंट डेट, तो पेमेंट अपना 30 मई का हुआ है, तो 12 मई, 30 मई और अपना 4 जून, विच एवर इज़ अर्लियर, तो यहाँ पे अर्लियर हो गया 12 मई। उसके बाद अपना यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई फिर से RCM है और अपने इन्वॉइस ये इशू किए हैं। अपने को 4 में से फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली अपने इसे कैलकुलेट करेंगे। कोइंसिडेंटली ऊपर वाला और नीचे वाला में 4 में ही है एग्जाम्पल में, तो इसलिए 4 जून ही यहाँ पे आंसर आएगा। तो 4 जून रिसीव कब किए, 12 जून, और पेमेंट कब किए, 3 जुलाई को जाके, तो उस केस में विचएवर इज अर्लियर हो जाएगा 4 जून। फिर यहाँ पे अपना सप्लायर है, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स आपको बताने की। सप्लायर धीरटी इंटरप्राइजेस क्या है, सप्लायर है, इशू कर रही है इनवॉइस फॉर द गुड्स के केसेस में। और जो RCM वाला है, RCM मतलब अब रिसीवर से अपने को फ़र्क पड़ेगा, ध्यान में रखना, जब पेमेंट का आप डेट निकालोगे तो अपने को रिसीवर से फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैं बताई भी हूँ आपको कि देखो, अगर आपको डेट ऑफ पेमेंट है और RCM का केस है, पहले तो आपको देखना है कि लाइबिलिटी किसकी है, लाइबिलिटी रिसीवर की है, तो रिसीवर का यहाँ पे देखेंगे बुक्स, या तो फिर उसने कब पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो RCM का केस है और यहाँ पे रिसीवर कौन है, परमिंदर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनवॉइस तो इशू हुआ था 11 में, तो इनवॉइस अपने को फ़र्क पड़ने वाला नहीं, इसका 31st डे निकालना पड़ेगा, तो इसका 31st डे मैंने निकाल के रखा है 11 जून, ठीक है। फिर अपना रिसीविंग डेट, जब अपने को रिसीव हुआ, तो रिसीव अपने को कब हुआ, 12 मई, तो रिसीव अपना डेट हो जाएगा 12 मई। फिर आता है पेमेंट डेट, तो पेमेंट किसका चेक करेंगे, धीरटी इंटरप्राइजेस यानी कि सप्लायर का चेक करेंगे कि परमिंदर का चेक करेंगे, दैट इज़ द रिसीवर। तो अपने को रिसीवर का चेक करना है, तो रिसीवर के केस में परमिंदर के उसने डेबिट कब किया या तो उसके रिकॉर्ड्स में कब एंट्री हुआ, इसका विच एवर इज अर्लियर करेंगे, यानी कि 30 मई इज़ द आंसर, ये या ये विच एवर इज अर्लियर, दैट इज़ 30 मई। तो अपने इस डेट्स में से जो भी विच एवर इज अर्लियर है वो देखेंगे। अब इसमें विच एवर इज अर्लियर अपना 12 में है, दैट इज़ द आंसर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, ये अपने फिर से नोट में आ जाते हैं। अब अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो फर्स्ट यही है सिंपल सा, लायबिलिटी टू पे द टैक्स अराइज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहाँ पे डेट निकल के आएगा वही लायबिलिटी टू पे द टैक्स अराइज हो जाता है। फिर 13 का 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 13 का 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 का 2 क्या बोलता है कि जब अपना फॉरवर्ड चार्ज है तो उस केस में इशू ऑफ द इनवॉइस, अगर अपने को देखना है कि टाइम लिमिट के अंदर है कि टाइम लिमिट के बाहर है, तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ लिमिट क्या है, इशू ऑफ इनवॉइस करने का टाइम ऑफ लिमिट है क्या। अगर आपका कंटिन्यूस गुड्स के अलावा वाला केस है, तो अगर आपने सर्विस दे दिया मान लो 3 तारीख को, तो वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर अपने को वहाँ पे इशू ऑफ इनवॉइस कर देना था। तो अगर नॉर्मल केस है तो उस केस में 30 डेज का टाइम मिलता है, और अगर NBFC या तो फिर आपका बैंकिंग वाला केस है तो उस केस में अपने को टाइम पीरियड मिलता है 45 डेज। सर्विस देने के बाद 30 डेज का टाइम पीरियड होता है कि अपने इशू ऑफ इनवॉइस करना है, ये आपका टाइम लिमिट है। या तो बैंक NBFC केसेस में 45 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। अगर वही कंटिन्यूस वाला केस है जहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा के लिए अपने कंटिन्यूस बेसिस में आपको सर्विस दे रहे हैं, उसका एक फिक्स पेमेंट मिल रहा है, उसमें हम आपको इन्वॉइसेस दे रहे हैं, टाइम बीच बीच में स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, तो वो हो जाता है अपना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उस केस में क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो अपना ड्यू डेट था इशू ऑफ इनवॉइस करने का, उसमें क्या था
कि जब भी आपको पेमेंट मिल रहा है, अगर आपको पेमेंट पता है कि मेरे को 1 तारीख ऑफ ये से इस महीना में आपको पेमेंट मिल जाता है, कि जैसे कि मान लो कि मेरा कंस्ट्रक्शन चलने वाला है 1 साल के लिए और ये चालू हो रहा है अप्रैल से, तो उस केस में 1 अप्रैल को एक पेमेंट मिला, फिर आपका अप्रैल के बाद मई को 1 मई को जाके पेमेंट मिल रहा है। तो इस वे पे आपको पेमेंट पता है, पेमेंट का डेट्स पता है, तो उस केस में जो पेमेंट का डेट्स है, जो आपका ड्यू डेट आपको पता है, वही हो जाएगा अपना ड्यू डेट की उस तारीख तक ऑन और बिफोर आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए था। बट जब आपको पेमेंट का डेट्स नहीं पता है तो आपको उस टाइम पर जो ड्यू डेट है वो क्या निकल के आएगा, जब आपको एक्चुअली में जाके पेमेंट रिसीव होगा वो आपका हो जाएगा। और तीसरा जो कंप्लीशन ऑफ इवेंट का केस है, तीसरा जहाँ पे आपको दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि जब भी आपका जो कंप्लीशन हुआ, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ जिस टाइम पीरियड के बाद, तो वो आपका कंप्लीशन डेट बन जाएगा आपका ड्यू डेट ऑफ आपका इनवॉइस का पेमेंट। सो अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो जब अपने को ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस पता चल गया सर्विसेज के केस में, तो अब अपने को यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई भी पता चल जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, तो क्या आपने इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू किया है, ये 30-45 डेज़ के अंदर, या तो फिर जो अपने कंटिन्यूस का केसेस देखे, तो क्या इस ड्यू डेट्स के अंदर ही आपने इनवॉइस इशू किया है। अगर आंसर आता है येस कि मैंने 30 डेज़ के अंदर ही इनवॉइस इशू किया है, मैंने 45 डेज़ के अंदर ही किया है, कंटिन्यूस के केसेस में जो केस है उसके अंदर ही इनवॉइस इशू किया है, तो उस केस में जो इनवॉइस का डेट है या तो पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। बट जहाँ पे आपने आंसर आता है नो, तो इन सच अ केस में सप्लाई ऑफ सर्विस जो आपने किए हैं, जो एक्चुअल में जो आपने सर्विस दी हैं, तो वो वाला डेट या तो फिर पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। इसको भी जब अपने एग्जाम्पल से समझेंगे, इलुस्ट्रेशंस करेंगे, तो अपने को समझ में आएगा। फिर यहीं पे आता है 13 का 3 आरसीएम को कवर करता है, सर्विसेज का केस और आरसीएम है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब अपने सर्विसेज दे रहे हैं और तब अपने एडवांस दिए हैं, तो उसका रिलेवेंस यहाँ पे बनता है। क्यों? क्योंकि अपने को जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसमें पेमेंट डेट कवर होती है। तो अगर अपने सर्विसेज बाद में दिए हैं, पेमेंट पहले कर दिए, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में सर्विसेज के केस में वो पहले आ जाएगा, तो पेमेंट का डेट यहाँ पे रिलेवेंट है। एडवांस देना सर्विसेज के केस में वो रिलेवेंट बन जाता है, गुड्स के केस में कोई रिलेवेंस नहीं है, पेमेंट कभी भी करो। तो बात है आरसीएम का केस जो सर्विसेज का केस को कवर कर रहा है। इसमें बोल रहा है कि या तो डेट ऑफ पेमेंट लो या 61st डे लो। इनवॉइस का डेट रिलेवेंट नहीं है, 61st डे, वहाँ पे कितना था 31st डे, यहाँ पे है 61st डे, और यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाए। या तो फिर अगर अपना वो एसोसिएट इंटरप्राइज वाला केस है और उससे हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हैं, तो उस केस में जब भी अपने पेमेंट करेंगे सामने वाले को जो डेट ऑफ पेमेंट निकलेगा, या तो फिर जब अपने एंट्री की इन द रिसिपेंट के बुक्स में एंट्री मारे, एंट्री किस चीज़ का, पेमेंट का एंट्री नहीं कि अपने सर्विस रिसीव किया वो वाला एंट्री मारे। जैसे वहाँ पे देखते थे कि गुड्स रिसीव हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि भाई मेरे को जब सर्विस मिल गया तो मैंने अपने बुक्स में एंट्री मार दिया कि मेरे को ये सर्विस मिल गया, तो वो जो एंट्री मारे सर्विस से रिलेटेड या पेमेंट जो डेट निकल के आएगा विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। बाकी जो वाउचर वाला केस है सेम है कि अगर वो एसरटेन हो रही है पहले से तो इशू डेट ले लेंगे, एसरटेन नहीं हो पा रही है कि वो कहाँ पे यूज़ होगी पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे जब एक्चुअल में रिडीम्शन होगा तब जाके उसका टाइम ऑफ सप्लाई पता चलेगा। फिर रेसिडुअल केस भी वही सेम चीज़ है, स्पेशल केस जो इंटरेस्ट वाला है वो भी सेम चीज़ के साथ एक्चुअल में जाके जब अपने को पेमेंट मिलेगा वही अपना पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। फिर यहाँ पे बोलते हैं एक अलग से कि गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम ज़ीरो है, तब जब भी बुक्स एंट्री मरेंगे, है ना, वही हो जाएगा अपना यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई। और बुक्स एंट्री किसके बुक्स में, रिसिपेंट के बुक्स में। फिर आता है कि अगर मान लो कि मेरे को 1000 तक का पेमेंट मिला है एडवांस में, 1000 तक, ठीक है, यहाँ पे सप्लायर के ऊपर एक छोड़ा गया है कि तुम यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस ही ले सकते हो अपना
जो टाइम ऑफ सप्लाई है, मतलब 1000 तक का पेमेंट मान लो एडवांस में आपके पास पड़ा हुआ, ऐसे कोई लेना देना नहीं। जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे आपका तब बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन वो लिमिट क्या है, 1000 रुपये के अंदर का होना चाहिए अमाउंट। एग्जैक्ट 1000 होगा तो भी यहाँ पे कवर होगा, बट 1000 रुपये से एक ज़्यादा भी होगा तो अपने को जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब अपने 1 बाय 1 सारा क्वेश्चंस करते तो अपना क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ पे जैसे देखो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ये फर्म, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है। तो फर्म इंटर करी इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 सितंबर को फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का काम है। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट कब हो रहा है, अपना 15 सितंबर को। तो जब सर्विस अपने दे देते हैं वहाँ से 30 डेज़ का टाइम अपने को मिलता है इनवॉइस इशू करने का। तो देखेंगे कि ये जो 15 सितंबर है वहाँ से क्या 30 डेज़ के अंदर इनवॉइस इशू हो रहा है, यस 5 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जा रहा है। तो इन सच केस में टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू है। तो जब इनवॉइस इशू टाइम लिमिट के अंदर है तो डेट क्या था, इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, है ना। यहाँ पे क्या था, इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यही चीज़ है इधर, इनवॉइस का इशू क्या गया 20 सितंबर एंड अपना पेमेंट रिसीव हो रहा है 10 अक्टूबर। तो यहाँ पे इनवॉइस या फिर अपना जो पेमेंट है विच एवर इज अर्लियर दैट इज अपना 20 सितंबर इज द आंसर। मान लो कि इनवॉइस इशू होता है 25 अक्टूबर को जाके, ठीक है 25 अक्टूबर को जाके इनवॉइस इशू हो रहा है, यानी कि अपना 30 डेज क्रॉस हो रहा है। तो इन सच ए केस में अपने जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है, क्या बोलता है, जब क्रॉस हो रहा है टाइम तो प्रोविजन ऑफ सर्विस या तो पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सर्विस अपने दिए थे 15 सितंबर को जाके, तो 15 सितंबर प्रोविजन ऑफ सर्विस, पेमेंट अपने किए हैं यहाँ पे 10 अक्टूबर को जाके, ये वाला डेट जो अपना है ना। तो ये पेमेंट, तो 15 सितंबर या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर दैट इज अपना यहाँ पे 15 सितंबर इज द आंसर। फिर अपना आता है इलस्ट्रेशन 5। टाइम ऑफ सप्लाई आपको बताना है। 6 मई को क्या हुआ, बुकिंग किया मैंने हॉल का और 15,000 का सम एग्री हुआ, जिसमें से 3,000 का पेमेंट भी मेरे को 6 तारीख को ही मिल गया। अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, बुकिंग सम हॉल का, कन्वेंशन हॉल का। तो अपने फंक्शंस हो सकता है कुछ, उसके लिए अपने हॉल बुकिंग का सर्विसेज दे रहे हैं। तो 15 सितंबर को जाके फंक्शन एक्चुअली में हेल्ड हुआ। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुआ, 15 सितंबर को जाके। तो वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अपने को इन्वॉइस इशू करना चाहिए। तो 15 सितंबर से अपने इन्वॉइस कब इशू कर रहे हैं, जाके टैक्स इन्वॉइस इशू हो रहा है 15,000 का एक बार में 27 अक्टूबर को। तो क्या ये 30 डेज़ के अंदर है, नहीं। अगर अपने 30 डेज ऐड करते तो अपना 16 अक्टूबर इस आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अपने को 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर के अंदर अंदर ही अपने को इन्वॉइस इशू करना चाहिए था। तो यहाँ पे तो अपना 27 अक्टूबर आ रहा है, ठीक है। तो 27 अक्टूबर जब आ रहा है तो उस केस में अपने को बोलता है कि प्रोविजन ऑफ सर्विस जब भी हुआ, यानी कि अपना 15 सितंबर लेंगे, डेट यहाँ पे रिलेवेंट बन जाएगा 15 सितंबर। अब अपने पेमेंट कब किए, तो पेमेंट का 2 डेट्स हैं। एक तो ये जो 3,000 का पेमेंट है वो एक अलग डेट है 6 ऑफ द मे, और बैलेंस वाला पेमेंट है 3 मई का, ठीक है। तो अपना 3,000 के लिए जो बन जाएगा दैट इज़ 15 सितंबर या 6 में, और अपना 12,000 के लिए बन जाएगा 15 सितंबर या 3 में। तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 3,000 के लिए, और यहाँ इस केस में हो जाएगा 15 सितंबर। इन्वेस्टिगेशन शोन दैट ABC and company carried out the services of cleaning and repairing of the tanks in the apartment complex में, for which the apartment owner association show a payment in cash में अपना 4 अप्रैल का to them against the work of his description। तो सिर्फ यहाँ पे कैश का पेमेंट दिखाने का बात चल रहा है 4 अप्रैल का। फिर अपने पास क्या बोल रहा है कि डेट जब आपने एक्चुअल में सर्विस दी है वो रिकॉर्ड्स में क्लियर नहीं है, मतलब सर्विस का डेट क्लियर नहीं है, ना इनवॉइस का डेट क्लियर है, ना बुक्स में कोई एंट्री मारा हुआ है पेमेंट का। तब अपने क्या करेंगे, ये तो कैश बस मिला और बस
निकल गए। तो उस केस में जो भी डेट आपको दिया हुआ है, अगर आपको पेमेंट का डेट पता है कि आपको ये 4 अप्रैल को कैश मिल गया था, ठीक है, तो जो भी डेट आपको पता है दैट इज़ द रेलिवेंट डेट और वही अपना बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन उसने रिसीट किया है। यहाँ पे अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का बताना है और अपने रिसीव कर रहे एंड द डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट भी अपने को बताना है। तो 2 डेट्स बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी और अपना डेट ऑफ पेमेंट भी। यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो फॉरवर्ड चार्ज में जो डेट ऑफ पेमेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सप्लायर के बेसिस में। पहले तो अपना डेट ऑफ पेमेंट एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट निकालना है। सप्लायर कौन है, धीरती इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले जो 2 केस है, धीरती इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये क्या कर रही है, क्रेडिट इन द बुक्स, अब उसकी क्रेडिट हुई है 1 जून को जाके और उसी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है 2 जून को जाके। तो ये क्रेडिट या फिर रिकॉर्डिंग विच एवर इज अर्लियर हो जाए, यानी कि 1 जून या 2 जून, विच एवर इज अर्लियर दैट इज अपना 1 जून इज द पेमेंट डेट। ये तो निकल गया। अब अपना टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। टाइम ऑफ सप्लाई में अब सप्लाई ऑफ सर्विस में अपने को पेमेंट भी चाहिए, तो एक डेट तो निकल के आ गया। अब अपने देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो इन्वॉइस इशू हो रहा है, क्या ये 30 डेज़ के अंदर इशू हुआ है। तो 12 मई को इशू ऑफ इन्वॉइस किया गया, प्रोवाइड ऑफ सर्विस किया गया 4 मई। तो यहाँ से अगर ऐसे देखें तो 4 मई को सर्विस दी है और विद इन कुछ दिन के अंदर ही इन्वॉइस इशू हो गया 12 मई को। तो इन्वॉइस यहाँ पे जो इन्वॉइस इशू है वो टाइम लिमिट के अंदर इशू हुआ है, सिंपल सा है। तो उस केस में अपने यहाँ पे देखेंगे कि ये इन्वॉइस डेट अपना 12 मई को ही लेंगे और अपने पेमेंट कब कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला डेट 1 जून। तो ये और ये विच एवर इज अर्लियर दैट इज अपना 12 मई इज द आंसर। तो 12 मई और 1 जून इज द आंसर। अब अपना रिवर्स चार्ज वाला केस है, जो अपना सप्लाई ऑफ सर्विस वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस इशू कर रहा है इन्वॉइसेस को 4 मई को जाके। तो रिवर्स केस में यहाँ पे अपना जो डेट था वो कौन सा रिलेवेंट था, पेमेंट का डेट या इन्वॉइस का डेट नहीं, इन्वॉइस का 61st डे लेना है अपने को। तो यहाँ पे इन्वॉइस का डेट को कटम कुटी करो, यहाँ का 61st डे निकालो। 61st डे जो निकल के आएगा 60 प्लस करो और फिर पहला दिन जो नेक्स्ट पहला दिन आएगा दैट इज़ अपना 61st डे। तो वो दिन को जाके अपना ये रिलेवेंट डेट निकला और अपना पेमेंट डेट कौन सा दिया हुआ है 21 अगस्त को। ये या ये विच एवर इज अर्लियर दैट इज़ अपना 4 जुलाई इज़ द रिलेवेंट डेट। फिर अब एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ है। तो एसोसिएट इंटरप्राइज में कौन सा डेट लेना था, पेमेंट या तो फिर जब अपने सर्विस का एंट्री मारे हैं बुक्स में विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे देखो आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, यानी कि ये 2 जुलाई इज़ द पेमेंट डेट और आपने सर्विस का बुकिंग किया अपने बुक्स में 1 मई को जाके, तो ये अपना हो जाएगा एंट्री डेट। तो पेमेंट या एंट्री विच एवर इज अर्लियर, 1 मई या तो 2 जुलाई विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 1 मई इज द आंसर। इसके बाद अपने एक MCQ है कि अपने को वाउचर मिला है 1000 का और ये 6 महीने तक वैलिड है। कस्टमर के पास ये है कि इस वाउचर से वो हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज ले सकती है फ्रॉम स्टाइल सलून लिमिटेड के अंदर ही। तो अपने को एक पर्टिकुलर सलून दिया हुआ है कि इसी सलून से आप सर्विसेज ले सकते हो, उसमें भी कौन सा सर्विस, हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज ही ले सकते हो। तो एक सर्टेनिटी पहले से पता है कि यही सर्विस हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी अपने वाउचर को इशू करेंगे तो इशू डेट कौन सा है 5 जून। तो दिस इज द आंसर। अब अपने TYQ में चलते हैं, इसी के साथ अपना चैप्टर भी फिनिश हो गया। TYQ में जो फर्स्ट सेकंड है वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड है तो वो इतना रेलिवेंट नहीं है। अपने डायरेक्टली थर्ड में जम करते हैं। थर्ड बंदे को पूछा है टाइम ऑफ सप्लाई, जहाँ पे रिवर्स चार्ज का केस है, रिवर्स चार्ज, ठीक है। और ये कौन सा केस है, गुड्स वाला केस है। तो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं अपने नोट्स में।
तो आरसीएम का केस है, गुड्स का केस है, तो अपने को डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट, इनवॉइस का 31st डे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिसीव डेट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अपने को पेमेंट जब अपने दिए हैं, और अपने इनवॉइस डेट को अपने को रिलेवेंट नहीं है, ये डायरेक्ट कटम कुटी करना है। जब भी आरसीएम का केस होगा अपने को इनवॉइस डेट रिलेवेंट नहीं है, इनवॉइस से या तो 61st डे निकालना है या तो 31st डे। गुड्स के केस में 31st डे, और अपना जो अपना सर्विस का केस था उसमें 61st डे। तो यहाँ से डायरेक्ट 31st डे निकाल लेंगे, तो दिस इज़ द रिलेवेंट डेट्स। फिर अपना पेमेंट डेट रिलेवेंट है और अपना रिसीव डेट इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन में जो विच एवर इज अर्लियर निकलेगा, दिस इज द आंसर। तो वहाँ पे 1 जुलाई या तो 10 अगस्त या तो 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर 1 जुलाई। फिर 1 जुलाई, 25 जून या तो फिर 30 जुलाई, तो यहाँ पे 25 जून हो जाएगा। फिर अपना 1 जुलाई है, अपना 30 जुलाई है, लेकिन पेमेंट के लिए क्या बोल रहा है कि पार्ट पेमेंट अपने को 30 जून को मिल रहा है और बैलेंस अपने को कितने को मिल रही है, 20 जुलाई को जाके मिल रही है, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट के लिए डेट ऑफ पेमेंट अपना क्या था, 30 जून। तो अगर यहाँ पे 30 जून है, यहाँ पे 1 जुलाई है और यहाँ पे 30 जुलाई है, तो 1 तो जून पे है, तो जून इज़ द रिलेवेंट डेट। तो अर्लीस्ट में 30 जून हो जाएगा पार्ट पेमेंट का पहला वाला। सेकेंड जो अपने बैलेंस पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे यहाँ पे 20 जुलाई है, 1 जुलाई है और 30 जुलाई है, तो उस इन तीनों में कौन सा है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से रिलेवेंट डेट। यहाँ पे ये पेमेंट का कुछ मान लो अमाउंट लिखता कि 5,000 पहले दिए फिर 5,000 बाद में दिए, तो यहाँ पे लिखते पार्ट की जगह यहाँ पे 5,000, पहला 5 के लिए 30 और दूसरा 5,000 के लिए 1 जुलाई। फिर अपना 5 जुलाई है रिसीव डेट, और अपनी ये जो है वो अपनी 31st डे इनवॉइस वाली है 2 जुलाई, ठीक है। अब इन दोनों में तो यही लग रहा है, लेकिन पेमेंट कैसे हुआ है कि पेमेंट में एंट्री इन द बुक्स हुआ है 28 को, और अपना जो है रिसिपेंट के बुक्स में जो डेबिट हुआ है वो हुआ 30 जून को। तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर कौन सा होगा, 28 जून। तो 28 जून, 5 जुलाई या तो 2 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर दैट इज़ 28 जून हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना पेमेंट डेट कैसे निकलेगा, 30 जून या 26 जून, विच एवर इज अर्लियर, तो 26 जून हो जाएगा। तो 26 जून या 1 जुलाई या 30 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर दैट इज़ 26 जून। फिर यहाँ पे तीनों डेट्स अपने को दिया हुआ है, तो उसमें से 30 जुलाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से निकलेगा। तो आपको पहले वो तीनों निकाल लेना है, ठीक है, जो जो रिलेवेंट आपको चाहिए वो डेट निकाल लेना है। अब उसके बाद विच एवर इज अर्लियर करना है। इसके बाद यहाँ पे रिवर्स चार्ज है, लेकिन इस बार टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज का केस है। तो सर्विस का केस में क्या होता है, 61st डे लेते हैं अपने, ठीक है, और ऊपर में क्या लेते हैं अपने, उसके साथ पे अपना पेमेंट डेट होता है या फिर इनवॉइस का 61st डे। तो यहाँ पे पेमेंट डेट तो दिया हुआ है, लेकिन इनवॉइस डेट से फ़र्क नहीं पड़ता, इसका 61st डे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेट या ये डेट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे ये रिलेवेंट बनेगा, ठीक है। तो वो अपने देखेंगे, तो इन दोनों में तो भैया कौन है, 10 अगस्त। फिर इन दोनों में कौन है, 1 अगस्त। वैसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अगर अपने को पार्ट पेमेंट मिल रहा है 30 जून को और दूसरा पार्ट पेमेंट अपने को 1 सितंबर को मिल रहा है, तो जो पार्ट पेमेंट 30 जून को मिल रहा है तो उसके लिए 30 जून या 29 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 30 जून। पार्ट पेमेंट जो 1 सितंबर को मिल रहा है उसके लिए 1 सितंबर या 29 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 29 अगस्त। वैसे ही करके ये पूरा ऑर्डर चलता रहेगा। फिर यहाँ पे अपने को पेमेंट का डेट निकालना है कि 28 जून या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर दैट इज़ 28 जून। तो यहाँ पे पेमेंट डेट इज़ 28 जून और 61st डेट अपना है 1 अगस्त। तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर कौन सा हो जाएगा, 28 जून। इसी तरीके से निकलता रहेगा। यहाँ पे इन दोनों में 26 जून और 26 जून और अपना 29 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 26 जून। अब अपने यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उसने सर्विस उठाई है रोड ट्रांसपोर्ट की जीटीए से, ठीक है। तो सर्विस उठाई है और अपना कंसाइनमेंट है 17 जून का ट्रांसपोर्ट करने का, एंड हैज़ अ मेड एडवांस पेमेंट अपने करके रखे हैं 17 जून का। तो पेमेंट डेट तो क्लियर है 17 जून, ठीक है। तो अपने को हाउएवर कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंड इमीडिएटली ऑन द अकाउंट ऑफ द स्ट्राइक, फैक्ट्री में चल रहा था, ठीक है।
एंड इंस्टेड इज वॉज सेंड ऑन 20 जुलाई को जाके। इन्वॉइस भी अपने को रिसीव हुआ है ट्रांसपोर्टर को 22 जुलाई को। तो अपने सर्विस तो यहाँ पे देने का बात हो चुका था 17 जून को ही, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इन्वॉइस कब इशू कर रहे हैं, उसी दिन को इशू कर रहे हैं। तो वहाँ से अगर 61st डे लें, सो दिस इज 17 अगस्त। अपने को रिसीव कब हुआ दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। अपने को इन्वॉइस तो इशू हो ही गया था जो अपने एडवांस में दिए होंगे। तो पैसा आदमी कभी भी देता है तो एक पर्ची लेके जाता है वहाँ से। तो ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे 17 जून ही इन्वॉइस इशू हो गया था। तो इसका 61st डे क्या हो जाएगा, 17 अगस्त, या तो फिर 17 जून पेमेंट वाला डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 17 जून इज द आंसर। फिर अपना राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव कर रहा है ऑर्डर एंड एडवांस अपने को मिल रहा है अपने को 15 जनवरी का, फॉर कैरिड आउट द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जॉब। तो ये सर्विस वाला केस है। इट डिलीवर द डिज़ाइंस 23 अप्रैल को जाके प्रोविजन ऑफ सर्विस बना, 23 अप्रैल को जाके, ठीक है। तो वहाँ से 23 अप्रैल है तो इसका 30 डेज़ के अंदर अपने को इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए था। वो देखते हैं अब अपने। बोल रहा है कि इन्वॉइस तो इशू किया ही नहीं गया है उसके बाद कभी भी। तो जब इन्वॉइस टाइम के पीरियड के अंदर नहीं है तो कौन सा डेट लेना है अपने को, जब नहीं है तो जब अपने सर्विस दिए या तो फिर पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो हमने सर्विस कब दिए, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब बनाए यहाँ पे 23 अप्रैल, तो वो डेट लेंगे। या तो फिर पेमेंट का डेट कब का था, अपने एडवांस दे के आए थे ना 5 जनवरी को, तो वो 5 जनवरी, ये या ये विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे 5 जनवरी इज रिलेवेंट डेट। इन्वेस्टिगेशन दिखा रहा है कि 150 कार्टून्स ऑफ सेरामिक कैपेसिटर्स वे डिस्पैच किया गया। तो कार्टून है, कार्टून मतलब यहाँ पे सामान है, तो सामान को अपने को डिस्पैच करना है। डिस्पैच कब हुआ, 2 अगस्त को जाके हुआ। तो ये अपना ड्यू डेट बन जाता है। अब अपने इन्वॉइस कहाँ पे हुआ, वे नॉट एंटर इन द बुक्स एंड नो एविडेंस ऑफ रिसीट और पेमेंट, ठीक है। तो अपना रिसीट और पेमेंट का कोई डेट नहीं है, इन्वॉइस का कोई डेट नहीं है, तो इन्वॉइस डेट नहीं दिया हुआ है लेकिन ड्यू डेट तो दिया हुआ है। तो जब दोनों में से विचेवर इज ऐसे भी अर्लियर होता है तो अपने को ड्यू डेट दिया हुआ है इन्वॉइस का, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। फिर अपना कस्टमाइज शूज़ है, तो गुड्स का केसेस है। तो वहाँ पे अपने को इशू ऑफ इन्वॉइस किया गया 18 दिसंबर को जाके, और कस्टमर कलेक्ट कर रहा है कंसाइनमेंट को 7 दिसंबर को जाके। तो 7 दिसंबर ड्यू डेट बन गया, और इन्वॉइस कब इशू हो रहा है 2 दिसंबर को जाके। तो ये और ये विचेवर इज अर्लियर, यानी कि 2 दिसंबर हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल्स को समझना है जो वो बोल रहा है। पहले तो गुड्स है कि सर्विस वाला केस है, फिर देखना है कि फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज वाला केस है, फिर उसमें भी कंटिन्यूस वाला केस है कि कंटिन्यूस वाला केस नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ को ध्यान से रखना है। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है कि अपने को यहाँ पे वाउचर मिल रहा है कि आप परचेज ऑफ फूड आइटम कर सकते हो, और बहुत सारा स्टोर है उसमें से किसी भी आइटम को खा सकते हो। तो कोई फिक्स डेटरमाइन नहीं है कि वहाँ जाके खा सकते हो ऐसा ऐसा। तो जब भी यहाँ रिडीम होगा वो हो जाएगा अपना रिलेवेंट डेट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि फर्म ऑफ एडवोकेट है, तो एडवोकेट जब भी सर्विस देती है अपने को तो अपने को आरसीएम में देना पड़ता है। तो यहाँ पे सर्विसेज आरसीएम पे हो जाएगा, और ये दे किसको रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो बिजनेस एंटिटी यहाँ पे आरसीएम देता है। तो आपको जब तक आरसीएम कवर नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये आरसीएम का केस है, और फिर आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। तो इसलिए आपको आरसीएम भी कवर होना चाहिए। हर चैप्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लिंकेज है एक दूसरे से, तो आपको हर क्लासेस को अटेंटिवली सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरसीएम का केस बन जाता है। तो अपना इन्वॉइस डेट है 17 फरवरी। तो अपने सर्विस का केस है और आरसीएम का केस है, तो अपने पहले तो 61st डे कैलकुलेट करेंगे और पेमेंट डेट निकालेंगे। तो 61st डेज का निकल के आ रहा है 19 अप्रैल, और अपना पेमेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने फाइनली पेमेंट किए हैं 3 नवंबर को जाके। तो ये पेमेंट डेट है। तो 3 नवंबर या 19 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा, दैट इज़ अपना 19 अप्रैल। फिर अपना 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अपनी मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का टेस्टिंग करने का काम करते हैं।
सो इन वन ऑफ द केस में अपने टेस्ट किए बैचेस और वो प्रोविजन ऑफ सर्विस कब खत्म हुआ, 15 सितंबर को जाके खत्म हुआ है, 5 सितंबर सॉरी, ठीक है। बट कुड नॉट रेज द इनवॉइस, 19 नवंबर तक तो अपने इनवॉइस ही इशू नहीं किया है। तो इनवॉइस इशू करने का सर्विसेज के डेट में लास्ट डेट क्या होता है, 30 डेज़ के अंदर। तो आपने यहाँ पे इनवॉइस जो है 30 डेज़ के अंदर इशू किया ही नहीं है। तो इन सच केस में क्या हो जाएगा, पेमेंट या तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस यहाँ पे 5 सितंबर और पेमेंट हुआ है दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 5 सितंबर इज द आंसर। फिर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को इनवॉइस इशू किए हैं 7 सितंबर को जाके इशू किए हैं, ठीक है। इशू किया इनवॉइसेस 7 सितंबर को। प्रोविजन ऑफ सर्विस कब खत्म हुआ, अगस्त को ही खत्म हो गया था। तो वहाँ से 30 डेज़ देखेंगे तो यानी कि 31 अगस्त आ जाएगा, ठीक है। अपने को पहले 30 डेज़ देखना है, उसके बाद अपने डिसाइड करेंगे कि इनवॉइस सर्विसेज के केस में ड्यू डेट के अंदर है कि नहीं है। फिर अपने डिसाइड करेंगे कि अगर वो नहीं है तो वो रिस्पेक्टिव डेट जो टाइम ऑफ सप्लाई में दिया हुआ है, या तो फिर अगर वो टाइम के अंदर है तब फिर अपना इनवॉइस या फिर पेमेंट डेट हो जाता है, ठीक है। और अगर यही केस अगर आरसीएम का होता तो अपने को डेट ऑफ इनवॉइस जो होता है उससे डायरेक्टली अपने कैलकुलेट करते 61st डे। तब अपने को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इनवॉइस टाइम पे हुआ है नहीं हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनवॉइस इशू है वहाँ से 61st डे, फिर रिसीट डेट निकालते, पेमेंट डेट निकालते, वो रिलेवेंट बातें होती, ठीक है। तो कब कौन सा डेट्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट हो रहा है 1 अगस्त को जाके कंप्लीट हो रहा है और पेमेंट अपने को रिसीव हुआ है 28 सितंबर। तो यहाँ से जब 30 डेज़ का कैलकुलेशन करें तो 31 अगस्त आता है। तो अपने तो 7 सितंबर को जाके दिए हैं इनवॉइस, तो इनवॉइस यहाँ पे ड्यू डेट के अंदर नहीं है। तो इन सच केस में क्या हो जाएगा, जब अपने प्रोविज़न किए तो यहाँ पे 1 अगस्त या फिर अपना पेमेंट का डेट दैट इज़ अपना 28 सितंबर, तब वो विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अगस्त, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गया 14 अगस्त, तो वहाँ से 30 डेज़ कैलकुलेट करने से आ जाता है 14 सितंबर। तो ये डेट हो जाएगा, या पेमेंट अपना 28 को हो गया था सॉरी, तो 14 सितंबर आ रहा है। तो अपने इन्वॉइस कब इशू किया, 7 सितंबर को, ये विद इन द टाइम। तो इन्वॉइस का डेट या तो फिर पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 7 सितंबर इज द आंसर। फिर अपना ए मेड द पेमेंट, अपना 3 अगस्त को पेमेंट तो हो गया, हाउएवर प्रोविजन ऑफ सर्विस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस जब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वॉइस तो पहले इशू हो गया, तो उसको वैसे समझने का कि इन्वॉइस डेट या तो फिर अपना पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो 7 या तो फिर 3 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, यानी कि यहाँ पे 3 अगस्त। उसके बाद अपना ए मेक द पेमेंट ऑन 15 सितंबर को जाके पेमेंट हुआ है, लेकिन प्रोविजन ऑफ सर्विस अभी भी नहीं पता है। तो वही हो जाएगा कि अपना इन्वॉइस डेट या तो अपना पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे 7 सितंबर इज द आंसर। फिर अपना 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रणव एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म है, इंटर इनटू रिकवरी एजेंट सर्विसेज है, और वो किसको दिए जा रहे हैं, एनबीएफसी को। एनबीएफसी केस और रिकवरी एजेंट वाला सर्विस, तो उसमें क्या होता है, आरसीएम होता है। तो ये जो बैंकिंग कंपनी है वो जाके यहाँ पे आरसीएम में पेमेंट करेगी। तो उस केस में जो अपने को डेट्स रेलिवेंट है वो अपने को क्या क्या है, आरसीएम का केस है और सर्विस का केस है। तो अपने को पेमेंट का डेट और 61st डे इन्वॉइस का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉइस इशू किया गया 7 फरवरी, ये डेट रिलेवेंट है नहीं, अपने को क्या निकालना है, इसका 61st डे निकालना है। तो 61st डे इज द 9 अप्रैल तब तक निकल के आएगा। और अपने को क्या दिया हुआ है कि पेमेंट अपना 18 तारीख को हो चुका था एंड बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ था 20 अप्रैल। तो ये और ये विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल पेमेंट डेट है, ये और ये विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 9 अप्रैल इज द आंसर। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई और दूसरा पूछ रहा है कि पर्सन जो लाइबल टू पे द टैक्सेस। तो आरसीएम के केस में हमेशा रिसिपेंट इज द लाइबल टू पे द टैक्स, तो यहाँ पे एनबीएफसी इज लाइबल। अपना लास्ट 2 सम्स है। 14 नंबर में अपने को क्या पूछा कि अपने को गुड्स का केसेस है और अपने को सप्लाई करे गुड्स 50,000 का कस्टमर को 1 जनवरी को, ऑन द कंडीशन कि मेरे को पेमेंट आपको दे देना 1 हफ्ते के अंदर।
अब मिस दिव्या क्या करती है, पेमेंट करती है 2 फरवरी को, प्लस अपना इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करती है, क्योंकि वो 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं करती तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इन सच केस में क्या होगा, सबसे पहले तो आपका गुड्स का केस है, ठीक है। तो गुड्स के लिए जो एक्चुअल उस टाइम का टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो उसका हो जाएगा 1 जनवरी। और ये जो स्पेशल केस निकल के आया है जहाँ पे अपना 2000 का इंटरेस्ट का अमाउंट भी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई जब एक्चुअल में पेमेंट हुआ, तो उस टाइम का एक्चुअल में पेमेंट हुआ अपना 2 फरवरी, तो इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा 2 फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है कि अपना रजिस्टर्ड सप्लायर है लाइबल टू पे द टैक्स, फॉरवर्ड चार्ज है, और गुड्स का केसेस है। तो गुड्स आपने सप्लाई किया है 3 अक्टूबर को, इनवॉइस मिला है 5 अक्टूबर को, तो यही अपना ड्यू डेट बनता है जिस दिन अपने गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो ड्यू डेट तो अपना 3 अक्टूबर ही बन जाता, लेकिन अपना इनवॉइस कब इशू हुआ, 5 अक्टूबर को, तो ये और ये विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अपना 3 अक्टूबर इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई। इसी के साथ अपना टाइम ऑफ सप्लाई भी खत्म होता है। थैंक यू।